नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत की गई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की अपीलों पर सिर्फ 9 मिनट की अदालती कार्रवाई के बाद, सिर्फ 9 मिनट की समाअत के बाद मुकदमे को 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई, 9 मिनट की अदालती कार्रवाई इस लिहाज से फैसला कुन है कि जब आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत की जाएगी तो उस रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ सकता है। 2 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ के खिलाफ मतवक्के फ़ैसला क्या हो सकता है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन को बताएंगे। जबकि आज की अदालती कार्रवाई में, 9 मिनट की अदालती कार्रवाई में दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि नैब ने इन अपीलों से नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर नॉकआउट करने के लिए अपना अहम कार्ड, अपना अहम पता जो है वो अदालत में खेल दिया है, अदालत के सामने ज़ाहिर कर दिया है। नैब के वकील की जानिब से आज अदालत में क्या दलाइल रखे गए हैं, अदालत की जानिब से नैब के वकील को आइंदा समाअत पर इस नुक्ते पर मुआवनत करने का भी कहा गया है। इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन को बताएंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी बेंच के सामने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत हुई है। 4 मिनट की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है, इसका अहवाल भी आप नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ की अपीलों पर जो 9 मिनट की अदालती कार्रवाई हुई है, ये 9 मिनट की अदालती कार्रवाई किस तरह से फ़ैसला कुन है। आज जब नैब के अदालत के रीडर की जानिब से नवाज शरीफ के मुकदमे को पुकारा गया, नवाज शरीफ बनाम स्टेट, तो उसके बाद नैब के जितने भी वकला थे, जिसमें एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जहांज़े बरवाना भी थे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इमरान उल हक भी मौजूद थे, मुजफ्फर अब्बासी भी मौजूद थे, नईम संगेड़ा साहब भी मौजूद थे। तो अदालत की जानिब से केस कॉल करने के बाद ये तमाम नैब के वकला जो है, जो मुकम्मल तौर पर तैयारी करके आए हुए थे, अदालत के रोस्टर पर आ गए। लेकिन बात का आगाज़ किया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर की जानिब से, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 2 रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने अदालत को ये बताया कि 10 अक्टूबर को अदालत ने जो हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के हवाले से इश्तिहारात जो है वो नेशनल न्यूज़पेपर में शाया किए जाएँ, तो अदालत के हुक्म की तामील कर दी गई है। नवाज शरीफ के को इश्तिहारी करार देने के हवाले से 2 इश्तिहारात जो है वो नेशनल न्यूज़पेपर में, 2 नेशनल न्यूज़पेपर में, उसके जो लाहौर का एडिशन है, जो लंदन का एडिशन है, उसमें शाया कर दिया गया है। इसके साथ साथ तारिक खोकर की जानिब से अदालत को यह भी बताया गया कि जो इश्तिहारात जारी किए गए नवाज शरीफ के, वो ना सिर्फ अखबारात में शाया हुए बल्कि उन इश्तिहारात को नवाज शरीफ की जो जाती उम्रा की रिहाइशगाह है वहाँ पर भी अवैज़ा किया गया, मॉडल टाउन की जो रिहाइशगाह है वहाँ पर भी अवैज़ा किया गया। और इसके साथ साथ ये इश्तिहारात जो है वो नवाज शरीफ को रॉयल मेल के ज़रिए भिजवाए गए हैं। और ये बताया गया तारिक खोकर की जानिब से, ये रॉयल मेल के ज़रिए जो इश्तिहारात नवाज शरीफ को भिजवाए गए थे वो मिस्टर शरीफ ने जो है वो ख़ुद वसूल किए हैं। अदालत में बैठे हुए, क्योंकि मास्क भी पहने हुए थे, जजेस ने भी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने भी, तो हमें यही समझ आया कि मिस्टर शरीफ ने ये जो इश्तिहारात थे इसे वसूल किया है। इसके बाद जो नैब के वकील थे जहांज़े बरवाना की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि क्योंकि नवाज शरीफ को ऑफेंडर करार देने के हवाले से जो प्रोसीजर है वो तमाम का तमाम मुकम्मल हो चुका है, इश्तिहारात अखबार में आ चुके हैं, इश्तिहारात जो है उनकी रिहाइशगाह पर भी अवेज़ा किया जा चुके हैं। तो इसके बाद इस सारे प्रोसीजर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो सरकारी अफसर इन्वॉल्व हैं, उनके बयानात जो है वो अदालत रिकॉर्ड कर ले, ताकि कल को अगर मुल्ज़म वापस आता है, जिसे अदालत मफरूर करार देने की कार्रवाई कर रही है, जिसके खिलाफ अगर वो वापस आता है, कोई जवाज़ बनाता है, कोई उज़र पेश करता है, तो कोई उज़र उस मुल्ज़म का बाकी ना रहे। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना था कि जब रिकॉर्ड आ चुका है, इश्तिहारात की नकूल जो है वो हुकूमती वकील की जानिब से अदालत में जमा कराई जा चुकी हैं, रिपोर्ट आ चुकी हैं, तो क्या उन सरकारी अफसरान की जो सारे इस प्रोसीजर में शामिल थे उनका बयान रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत है। जिस पर जहांज़े बरवाना की जानिब से कहा गया कि प्रोक्लेम ऑफेंडर करार देने की कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो बयानात हैं, ये ज़रूर रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि किसी किस्म का अदालती कार्रवाई में लकूना या सुकम ना रहे। और ये भी बताया गया जहांज़े बरवाना की जानिब से कि जो नवाज शरीफ का इश्तिहार अखबार में जारी किया गया है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी नैब की जानिब से अवैज़ा किया गया था। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने नैब के वकील से और एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर से यह पूछा कि वो कौन से सरकारी अफसरान हैं जो सारे इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड करने हैं, क्या आज रिकॉर्ड कर लिए जाएँ या आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड कर लिए जाएँ। तो 3 नाम जो है वो, माफ़ कीजिएगा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को पेश किए गए। एक नाम जो है FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एजाज़ अहमद, ये लाहौर में तैनात होते हैं।
दूसरा नाम जो पेश किया गया असिस्टेंट डायरेक्टर FIA तारिक मसूद का, ये भी लाहौर में होते हैं। तीसरा नाम जो पेश किया गया वो मोहम्मद बशीर खान थे, ये डायरेक्टर हैं वजारत ख़ारजा के इस्लामाबाद में। तो अदालत ने इन तीनों लोगों के नाम नोट कर लिए हैं। 2 दिसंबर को इन्हें तलब कर लिया है। 2 दिसंबर को इनके बयान रिकॉर्ड करने के बाद अदालत जो मुतवक्किल फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दे सकती है कि नवाज शरीफ को प्रोक्लेम ऑफेंडर जो है वो करार दे दिया जाए। और इस पर आइंदा समाअत पर क्योंकि ये फ़ैसला मुतवक्किल है कि 2 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन लोगों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद नवाज शरीफ को बाकायदा जो है वो मफरूर एब्सकॉन्डर इश्तिहारी करार दे दे, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज अदालत की जानिब से जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से नैब के वकील से यह पूछा गया कि चलें ये कार्रवाई तो आइंदा समाअत पर मुकम्मल हो जाएगी, आप हमें ये बताएं कि ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद जो मुल्ज़म है नवाज शरीफ वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा, सरेंडर नहीं कर रहा, अदालत के सामने नहीं आ रहा, तो किस तरह से नैब नवाज शरीफ की इन अपीलों पर समाअत जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से अदालती कार्रवाई को मुकम्मल किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा अहम कार्ड जो है नैब की जानिब से आज अदालत में खेला गया है। दलील अदालत में नैब के वकील की जानिब से रखी गई कि एहतसाब अदालत के फ़ैसलों से अगर मुतासरा थे तो वो नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फ़ैसलों को एक्सेप्ट नहीं किया, नामंजूर किया गया, इसलिए नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फ़ैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अब अगर मुल्ज़म खुद नहीं आता, अपनी अपीलों पर अपनी जो नुमाइंदगी है, अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको यकीनी नहीं बनाता, तो इसका मतलब है कि जो एपलेंट है, जो मुल्ज़म है, जो नवाज शरीफ हैं, उनकी खुद दिलचस्पी नहीं है, वो इन अपीलों पर अपना दिफा नहीं करना चाहते, अपनी प्रेजेंस अदालत में पेश नहीं करना चाहते, तो इससे उनकी अदम दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर होती है। नैब के वकील की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जब मुल्ज़म अदालत में नहीं आ रहा, अपनी गिरफ्तारी भी नहीं दे रहा, तो फिर ये कार्रवाई ये बनती है कि नवाज शरीफ की इन अपीलों पर मेरिट पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मेरिट पर भी नवाज शरीफ की इन अपीलों को नहीं सुना जाना चाहिए। और इसी तरह से एज डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्या एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि डिसमिस एज डिफ़ॉल्ट जो है इन नवाज शरीफ की अपीलों पर, और जितनी भी मुतफरक दरख्वास्तें दायर की गई हैं इन्हें खारिज कर देना चाहिए। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ठीक है, आप अपनी तैयारी कर लें। नैब के वकील की जानिब से कहा गया कि इस नुक्ते के ऊपर हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम आइंदा समाअत पर भी अदालत को असिस्ट करने के लिए तैयार हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी कहा कि लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई वकील तो मुल्ज़म के लिए करना पड़ेगा। लेकिन नैब के वकील बज़िद थे कि किसी किस्म की जब कोई बंदा एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है, इश्तिहारी हो जाता है, तो उसका जो राइट ऑफ ऑडियंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। किसी भी वकील के ज़रिए, चाहे वो उसका अपना किया हुआ वकील हो या अदालत उसका कोई वकील मुकर्रर करे, ये सहूलत उस एब्सकॉन्डर को, इश्तिहारी को नहीं दी जा सकती। हम आइंदा समाअत पर नैब के वकील ने कहा कि अदालती फ़ैसलों की नज़ाइर अदालत के सामने पेश करेंगे, जिसके बाद हम ये इस्तदा भी करेंगे कि नवाज शरीफ की इन अपीलों पर मेरिट को सुने बगैर, मेरिट को देखे बगैर डिसमिस कर दिया जाए और नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के जो सज़ाएँ हैं उन्हें बरकरार रखी जाए। तो ये बड़ा एक अहम टर्निंग पॉइंट था आज की अदालती कार्रवाई में। दूसरा जो हमारा नुक्ता था कि आसिफ अली जरदारी की भी आज दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज जब अदालती रीडर की जानिब से इस मुकदमे को पुकारा गया, ये मुकदमा शुरू हुआ, जैसे मैंने बताया कि नवाज शरीफ का मुकदमे की कार्रवाई 12:56 पर शुरू हुई, 1:05 पर ख़त्म हो गई। इसी तरह से इससे पहले नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। 12:52 पर आसिफ अली जरदारी का ज़मानत का मुकदमा कॉल किया गया और 12:56 पर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। आज जब केस पुकारा गया तो नैब के वकील तो पेश हो गए, मुजफ्फर अब्बासी पेश हुए, लेकिन आसिफ अली जरदारी के वकील नहीं थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जो मुआविन वकील थे आसिफ अली जरदारी के, मरकज़ी वकील फ़ारूक एच नाइक के, वो अदालत में पेश हुए, जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने उनके साथ कुछ लाइटर नोट में मुकालमा किया और ये कहा गया जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि लगता है कि नैब के वकील इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी के वकील आज अदालत में नहीं आएंगे, लेकिन उनके लिए ये खुशी जो है वो ज़्यादा देर बरकरार नहीं रही और इस पर फौरी जस्टिस आमिर फारूक ने यह कह दिया कि मैं ये सारी बातें मजाक में कर रहा हूँ। इसके बाद मुआविन वकील की जानिब से, फ़ारूक एच नाइक के मुआविन वकील की जानिब से बताया गया कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमरता बंदियाल के सामने 4 रेफरेंस जो कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब की जानिब से दायर किए गए हैं, उन्हें इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करने के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील पर समाअत होनी है। तो फ़ारूक एच नाइक जो है वो वहाँ गए हुए हैं, जस्टिस उमरता बंदियाल के सामने पेश होकर आर्गूमेंट्स करेंगे, तो लिहाजा इस केस को मुलतवी कर दिया जाए। जिसके बाद 8 दिसंबर तक आसिफ अली जरदारी की इस दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। आज की अदालती कार्रवाई में आसिफ अली जरदारी को पेश होने से जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी उसे भी अदालत की जानिब से एक्सेप्ट किया गया। आसिफ अली जरदारी को आज की अदालती कार्रवाई में
استثنا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. لیکن جسٹس عمر رضا بندیال کے سامنے جو آصف علی زرداری کی رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے. دراصل آصف علی زرداری نے ایک اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی ریفرنس میرے خلاف دائر کیے گئے ہیں یہ تمام ریفرنس جو ہے وہ کراچی کے متعلقہ ہیں, تمام گواہ بھی کراچی کے ہیں, تمام ریکارڈ بھی وہاں پر پڑا ہے. تو لہٰذا احتساب عدالت اسلام آباد سے یہ تمام ریفرنس کو جو ہے وہ احتساب عدالت کراچی میں منتقل کیا جائے. احتساب عدالت نے بھی درخواست خارج کر دی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی خارج کر دی. تو اس فیصلے کے خلاف جب سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تو اس پر رجسٹرار آفس کے خلاف کچھ اعتراضات لگائے گئے. حقائق یہی ہیں میری معلومات کے مطابق, جب اعتراضات لگائے گئے تو اس پر بلکہ میرے خیال میں آئینی درخواست دائر کی گئی تھی آصف علی زرداری کی جانب سے, جس پر رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے. ان اعتراضات پر آصف علی زرداری کی جانب سے اپیل دائر کی گئی تھی کہ جو آفس کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے ہیں یہ بلا جواز ہیں. ہماری اپیل جو ہے وہ قانون کے مطابق جو پروسیجر ہے سپریم کورٹ کا اس کے مطابق دائر کی گئی ہے, تو لہٰذا رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ریموو کر کے ہماری جو مرکزی جو درخواست ہے اسے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. تو جسٹس عمر رضا بندیال نے آج اس اپیل پر سماعت کرنے کے بعد رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات ہیں انہیں ریموو کر دیا ہے, سیٹیسفائڈ کر دیا ہے, اور آصف علی زرداری کی چاروں ریفرنس کو کراچی منتقل کرنے سے متعلق جو مین کیس ہے, جو مرکزی مقدمہ ہے, اسے 2 ہفتوں کے اندر رجسٹرار آفس سپریم کورٹ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی. اگلی کسی ویڈیو میں بلکہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شام کو جو 7:30-8 بجے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس میں نعیم بخاری صاحب کی ایک ایکسکلوسیو ٹاک ہے, ایکسکلوسیو انٹرویو ہے, وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے نعیم بخاری صاحب سوچتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو ریوائیو کیا جائے گا, اس کا جو پرانا سنہرا دور ہے اس کو واپس لایا جائے گا, کس قسم کے ڈرامے جو ہے اب پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھائے جائیں گے, نیوز کا کیا سٹیٹس ہوگا, اپوزیشن کو کتنا ٹائم دیا جائے گا, حکومت کو کتنا ٹائم دیا جائے گا, اور نعیم بخاری صاحب کون سا پروگرام جو ہے وہ چیئرمین بننے کے بعد جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنا پاکستان ٹیلی ویژن پر شروع کرنے والے ہیں. یہ سارے سوالات ہم نے نعیم بخاری صاحب سے پوچھے ہیں. تو جب شام کو 7:30 بجے اس ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس میں نعیم بخاری صاحب کا آپ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کے نعیم بخاری صاحب کی جانب سے کیا جواب دیا گیا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.